उसने एक झाड़ू ली और कई छेद कर दिए। ऐसा लगा जैसे सच में कुछ अंदर छिपा है। बड़ी बहन ने आवाज सुनी और उसे रोकते हुए कहा कि शायद ये सिर्फ चूहों का काम है, लेकिन उसके इतना कहते ही एक और अजीब आवाज ने उन सबको डरा दिया। बड़ी बहन ने डंडा छीन लिया और ध्यान से उस आवाज का पता लगाने लगी, लेकिन उसने जैसे ही दीवार पर हल्का सा मारा, वो तुरंत गिर गई। इसके बाद बच्चों ने देखा कि ये एक पुरानी लिफ्ट जैसी कोई जगह थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि माँ की खोई हुई कार की चाबी भी यही मिल गई। बड़ी बहन को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे लगा कि ये छोटे भाई की कोई शरारत है और उसने उसे सारा कचरा साफ करने का हुक्म दे दिया। बड़ी बहन की डांट सुनकर जेरी भले ही बेकसूर था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था। तभी गद्दे के नीचे एक अजीब सी चाबी ने उसकी उत्सुकता बढ़ा दी। जेरी उस पुरानी लिफ्ट के अंदर घुस गया। उसने ठान लिया था कि वो सब कुछ पता लगा कर रहेगा। उसने रस्सी खींची और लिफ्ट सीधा ऊपर एक खुफिया कमरे में पहुंच गई। यहाँ हर जगह मकड़ी के जाले और धूल थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं आया है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार की एक पेंटिंग पर पड़ी, जेरी ने तुरंत देखा कि ये उसके परदादा आर्थर की तस्वीर थी। माँ ने बताया था कि वे कई साल पहले ही गायब हो गए थे और उनकी बड़ी बेटी यानी बच्चों की नानी उन्हें पागल समझकर एक पागल खाने में भेज दिया गया था। जेरी ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि पास रखे एक लकड़ी के बक्से और उसके हाथ की चाबी पर एक ही जैसा निशान बना था। उसने बक्सा खोला, जिसमें से पुरानी चीजों की अजीब सी महक आने लगी। थोड़ी छानबीन करने पर एक अजीब सी चमड़े की पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाता, पीछे से कुछ आवाजें आने लगी, धूल से भरी। मेज पर अचानक से एक लाइन लिखी हुई दिखाई दी, जिसमें उसे वहां से चले जाने की चेतावनी दी गई थी। पास रखी टॉर्च भी अपने आप घूमने लगी। जेरी बुरी तरह डर गया था। जेरी किताब सीने से लगाए गिरते पड़ते अपने कमरे में भाग आया। जब वो थोड़ा शांत हुआ, तब उसने टॉर्च की हल्की रोशनी में उस पुरानी किताब को देखना शुरू किया। जैसे ही उसने कवर खोला, अंदर एक पर्ची रखी थी, जिस पर साफ लिखा था कि इसे पढ़ना मना है, वरना जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लड़के ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। जिस चीज के लिए मना किया जाए, जेरी की उत्सुकता उतनी ही बढ़ जाती थी। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे किताब की सील तोड़ दी और उसी पल एक रहस्यमयी ऊर्जा उस घर से निकलकर हर तरफ फैलने लगी। हवा में अजीब सी रेडियो जैसी आवाजें और किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट गूंज रही थी। जेरी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। कुछ ही देर में उसे लगने लगा कि कमरे के अंधेरे में से कोई उसे घूर रहा है। उन आंखों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस डर से बचने के लिए वो सीधे अपने बिस्तर के पास रखे लकड़ी के बक्से में छिप गया और किताब में जवाब ढूंढने लगा। पता चला कि ये उसके परदादा के जीवन भर की मेहनत थी। एक बार जंगल में रिसर्च करते समय वो गलती से एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां जादुई जीव रहते थे। वे जीव इंसानों के सामने कभी नहीं आते थे, लेकिन उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद आर्थर ने अपने अच्छे बर्ताव से कुछ जादुई जीवों का भरोसा जीत लिया था। इसलिए उन्होंने इन जीवों पर बहुत गहरी रिसर्च की, न सिर्फ उनकी आदतों और ताकतों के बारे में, बल्कि उन्होंने उन जीवों की कमजोरियां भी पता लगा ली थी। लेकिन दुनिया में हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं और जादुई जीव भी इससे अलग नहीं थे। दुष्ट आदमखोर राक्षसों की नजर उनकी इस रिसर्च पर पड़ गई। अपनी जीवन भर की मेहनत को बचाने के लिए आर्थर ने घर के चारों ओर एक ताकतवर सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि बुरी शक्तियां अंदर न आ सके। ये सब जानकर जेरी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो इसका मतलब उसके परदादा के गायब होने का सीधा कनेक्शन इन्हीं जादुई जीवों से था। अचानक बड़ी बहन की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। जेरी और उसका भाई साइमन झटके से उठे और दौड़कर बगल वाले कमरे में गए। वहां का नजारा देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। बहन के लंबे बाल अजीब तरीके से पलंग से बंधे हुए थे। उसने मेरे बाल खराब कर दिए, इसे यहाँ से ले जाओ। इस बार गनीमत थी कि बड़े भाई ने गवाही दी, जिससे जेरी पर से शक हट गया। लेकिन इस डरावनी घटना के बाद जेरी को पक्का यकीन हो गया कि इसका कनेक्शन जादुई जीवों से ही है। अगली सुबह जेरी किताब लेकर बहन के पास गया और समझाया कि कल रात जो भी अजीब हुआ वो एक बौने जीव का बदला था, क्योंकि बहन ने उसका ठिकाना ढूंढ लिया था और उसकी बड़ी मुश्किल से जमा की गई चीजें वापस ले ली थी। इस तरह की परियों की कहानियों वाली बातों पर भाई बहन ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर गए, हवा का एक तेज झोंका सूखे पत्तों को उड़ाता हुआ सीधा जेरी की तरफ आया। जेरी तुरंत सुरक्षा घेरे के अंदर वापस आ गया। उसे शक था कि वो बौना जीव फिर से परेशानी खड़ी करने आया है। इसलिए वो एक लकड़ी के घर का मॉडल आया और दीवार से मिली चीजें उसमें रखकर उसे वापस कर दी। उसने उसमें थोड़ा शहद और बिस्किट भी रख दिया जो उसे पसंद था और इसे लेकर ऊपर वाले खुफिया कमरे में गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर बनाया है। मैंने सुना है तुम्हें ये पसंद है। उसने बिस्किट पर थोड़ा और शहद लगाया और वही छिपकर इंतजार करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो शहद वहां नहीं था। गिरे हुए टुकड़ों का पीछा करते हुए जेरी आगे बढ़ा और तभी दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों बुरी तरह डर गए। वो जीव तुरंत गायब होकर भागने लगा, लेकिन जब जेरी ने फिर से बिस्किट निकाला तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे खाने लगा। मौके का फायदा उठाकर जेरी ने उससे उस जादुई किताब के बारे में पूछा। अपनी हिफाजत में रखी गई किताब को लड़के के पास देखकर और खुला हुआ पाकर उस जीव को भयंकर गुस्सा आ गया। देखते ही देखते वो एक हरे रंग के खूंखार मॉन्स्टर में बदल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि जादुई जीवों पर भी लालच हावी हो सकता है, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। वो बस जेरी को हिदायत दे सका कि ये किताब सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जेरी ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए खिड़की के बाहर देखा तो उसे साइमन हवा में गिरता हुआ दिखाई दिया। उस जीव ने एक जादुई पत्थर फेंका। उसके छेद में से देखने पर उसे साफ दिखाई दिया कि कुछ मेंढक जैसे राक्षस साइमन को घसीट कर ले जा रहे हैं। जेरी ने बॉनी की एक ना सुनी और उस पुरानी किताब को लेकर अपने भाई को बचाने निकल पड़ा। उसने उस जीव को बेहोश कर दिया और अकेला ही उस खतरनाक और अनजान जंगल में घुस गया। उनके निशानों का पीछा करते हुए वो आखिरकार एक कैंप में पहुंचा जहां आग जल रही थी। कुछ मेंढक राक्षस आग के चारों ओर नाच रहे थे जैसे कोई रस्म निभा रहे हो। उसने देखा कि उसका भाई एक लकड़ी के पिंजरे में बंद है। जेरी उसे बचाने ही वाला था कि तभी पास रखे एक दूसरे पिंजरे से आ रही आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। एक छोटी सी चिड़िया जाल में फंसी और एक गायब राक्षस ने उसे एक ही बार में निकल लिया। जेरी ने घबराकर वो जादुई पत्थर उठाया, उसमें से देखने
देखने पर पता चला कि पिंजरे में एक सुअर जैसा राक्षस बंद था। उसकी भी आदमखोर राक्षसों से गहरी दुश्मनी थी। उसने लड़के से हाथ मिलाने का ऑफर दिया ताकि आगे का काम आसान हो सके। उस सुअर राक्षस ने जेरी के मुंह पर ढेर सारा थूक फेंक दिया। जेरी ने किसी तरह अपनी उल्टी रोकते हुए उसे साफ किया और उसे एहसास हुआ कि अब वो बिना जादुई पत्थर के ही इन राक्षसों को देख सकता है। इसी बीच पिंजरे में बंद साइमन बहुत डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसने देखा कि आग के ऊपर भुना हुआ मांस अजीब तरीके से घूम रहा है। जेरी ने जैसे ही रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकाला, सुअर राक्षस ने उसे पीछे खींच लिया। तभी पिंजरा धीरे धीरे नीचे लाया गया। कुछ ही दूरी पर सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। उसके बाद एक बूढ़ा सा साया नजर आया जो देखने में एक बहुत ही कमजोर बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। उसके इतना कहते ही सुअर राक्षस का ध्यान एक चिड़िया पर चला गया और वो पागलों की तरह उसके पीछे भाग गया। जेरी उन मेंढक राक्षसों के सामने अकेला रह गया। उन्हें जादुई किताब तो नहीं मिली, बस साइमन की जेब से एक फोटो मिली जिससे उन्हें पता चला कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इसलिए उस आदमखोर राक्षस ने नाटक करते हुए साइमन को किताब लाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके जाते ही उसने उस लड़के के पूरे परिवार को खत्म करने का हुक्म दे दिया। पेड़ के पीछे छिपे जेरी ने ये सब सुन लिया था। वो तुरंत दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गया। दोनों बस सुरक्षा घेरे में घुसने ही वाले थे कि अचानक एक मेंढक राक्षस ने साइमन को नीचे खींच लिया और उसके पैर पर जोर से काट लिया। जेरी ने तेजी से पलटकर अपने भाई को बचाया और उस राक्षस को भी एक झटके में हवा में उड़ा दिया। इससे पहले कि दोनों संभल पाते, उन्होंने देखा कि बड़ी बहन अभी भी घेरे के बाहर आराम से टहल रही है। भाइयों ने उसे जल्दी से घेरे के अंदर आने को कहा। बड़ी बहन उनकी इस नौटंकी का मजाक उड़ाने ही वाली थी कि अगले ही पल किसी अनजान ताकत ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर पर अजीब तरह के खरोंच के निशान बनने लगे। बहन तुरंत समझ गई और हवा में अंधाधुंध हाथ पैर मारने लगी जैसे सच में उसका वार किसी को लग रहा हो। ये देखकर जेरी ने वो जादुई पत्थर अपनी बहन को दे दिया। जब उसने उसमें से देखा तो उसे पता चला कि वह दर्जनों मेंढक राक्षसों से घिरी हुई है। खुशकिस्मती से बड़ी बहन तलवारबाजी में माहिर थी, इसलिए वे राक्षस उसके करीब नहीं आ पा रहे थे। जेरी ने भी मौके का फायदा उठाया और उसे खींचकर सुरक्षा घेरे के अंदर ले आया। फिर दोनों भाई बहन ने साइमन को सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया और तुरंत उसकी चोट पर मरहम पट्टी की। उसके बाद वे छत पर चढ़ गए। सामने का नजारा देखकर उनके पसीने छूट गए। अनगिनत मेंढक राक्षस उस पुराने घर के चारों तरफ किसी बाढ़ की तरह उमड़ पड़े थे। जब बड़ी बहन को पता चला कि राक्षसों को वो किताब चाहिए तो उसने कहा कि उन्हें वो किताब देख क्यों नहीं देते। तभी बौना जीव फिर से आ गया और उन्हें चेतावनी दी कि वो किताब किसी भी हाल में उन आदमखोरों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना जादुई जीवों के साथ साथ इंसानों का भी खेल खत्म हो जाएगा। तभी साइमन को एक आइडिया आया, क्यों न उस किताब को जला दिया जाए। लेकिन बौने ने उन्हें तुरंत रोक दिया क्योंकि किताब पर जादू किया हुआ था और मामूली आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वे सब बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन जेरी को अपनी नानी की याद आई। वे आर्थर की बेटी थी तो उन्हें भी इन जादुई जीवों के कई राज पता होंगे। लेकिन घर के चारों ओर राक्षस थे और उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जेरी ने किताब को एक बक्से में बंद कर दिया और उसकी इकलौती चाबी बौने को दे दी। घायल साइमन ने सामने वाले आंगन में आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया ताकि मेंढकों का ध्यान उसकी तरफ जाए और बाकी दोनों छुपकर लकड़ी के घर में बनी सुरंग के रास्ते निकल सके। लेकिन फिर भी मेंढकों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। गहरी मिट्टी के पार से भी उन्हें किताब की महक आ रही थी। असल में जेरी ने बौने को धोखा दिया था और वो चुपचाप किताब अपने साथ ले आया था। इसकी वजह से दोनों भाई बहनों का राज खुल गया। राक्षसों के सरगना ने तुरंत उनका पीछा करने के लिए एक विशाल छिपकली जैसा राक्षस भेज दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वह दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच गया जो काफी देर से भाग रहे थे। उस राक्षस की हलचल से सुरंग की छत से लगातार मिट्टी गिर रही थी और सुरंग के कभी भी धंसने का खतरा था। इस वजह से दोनों को सुरंग से पहले ही बाहर निकलना पड़ा। लेकिन वो राक्षस उनके बिल्कुल पीछे लगा हुआ था। वे सुरंग का दरवाजा बंद ही करने वाले थे कि राक्षस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। आखिरकार किसी तरह अपनी जान बचाकर दोनों भाई बहन सीधे उस पागल खाने की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी नानी को ढूंढ ही लिया जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। जब नानी को पता चला कि वे लोग उस पुराने घर में रह रहे हैं और वो जादुई किताब ही ले आए हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराते हुए दोनों को जल्दी से अंदर बुलाया और जेरी ने पुश्तैनी घर के बारे में सब कुछ बता दिया और अपनी आंटी से मदद मांगी। लेकिन उस किताब की वजह से उनके परिवार पर जो मुसीबत आई थी वो बताते हुए उस बूढ़ी औरत का गला भराया। सालों पहले जब वो सुरक्षा घेरे के पास खेल रहा था तो उसके पिता ने उसे मशरूम से दूर रहने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पाया और गलती से मेंढक वाले राक्षस के चंगुल में फंस गया। उसे बचाने के लिए उसके पिता सुरक्षा घेरे से बाहर आ गए और उस राक्षस से भिड़ गए। तभी हवा वाली परियों ने अचानक आकर उन्हें घेर लिया। परियों की दुनिया का राज बाहर ना आ जाए इसलिए वो लोग आर्थर को अपने साथ ले गए और उसे कैद कर लिया। छोटा बच्चा मदद मांगना चाहता था लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो हर दिन दरवाजे पर अपने पिता के लौटने का इंतजार करता रहता था लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। इतना बताते ही आंटी की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही उन्होंने बच्चों को एक राज भी बताया। एक सुनहरी परी ने उन्हें बताया था कि उनके पिता आर्थर असल में अभी भी जिंदा है। तुम्हें उन्हें खोजना होगा, उनकी वो किताब वापस लानी होगी और उसे खत्म करना होगा। तभी मेंढक वाला राक्षस वो किताब छीनने आ गया। गनीमत है कि आंटी ने फुर्ती दिखाते हुए एक मुट्ठी नमक उठाया और उस पर फेंक दिया। वो राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा लेकिन फिर भी उसने किताब के कुछ पन्ने फाड़ ही लिए। इसी बीच आवाज सुनकर उनकी माँ भी वहाँ दौड़ती हुई आ गई। वो काम पर थी लेकिन उसने दोनों भाई बहनों को शहर में छुपकर खेलते हुए देख लिया था। हालांकि जेरी ने कार में अपनी माँ को वहाँ आने की पूरी वजह समझाई लेकिन उन्होंने परियों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि बच्चों को न्यूयॉर्क की अच्छी जिंदगी की आदत हो गई है इसलिए वे उनके साथ गांव में परेशानी भरी जिंदगी नहीं बिताना चाहते। माँ की इस नासमझी से जेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने
उसने सीधा कह दिया कि उनके इसी रवैये की वजह से ही पापा ने उनसे तलाक लिया था। जेरी की ये बातें माँ के दिल पर चाकू की तरह लगी। पीछे बैठी बहन से माँ का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसने अपने भाई को माता पिता के तलाक की असली वजह बता दी। दरअसल उनके पिता का पहले से ही चक्कर चल रहा था और उनका एक नया परिवार और बच्चा भी है। जेरी की नजरों में उसके पिता हीरो थे और माँ उस छवि को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये बात छिपाई। अपने फोन में आए इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर उसे भी समझ आ गया था कि उनके पिता ने उन्हें सच में छोड़ दिया है। दूसरी तरफ वो मेंढक वाले राक्षस सिर्फ कुछ फटे हुए पन्ने ही वापस ले जा पाए थे। उन्हें लगा था कि उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उन पन्नों में से एक पर सुरक्षा घेरे को तोड़ने का तरीका लिखा था। चांद निकलते ही वो किताब मेरी हो जाएगी। पेड़ पर बैठे सुअर जैसे चेहरे वाले हाउ को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वो फौरन वहां पहुंचा, लेकिन अभी वो कुछ कह पाता उसका ध्यान एक चिड़िया पर चला गया और वो उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया। उसे खाने के बाद हाउ ने उन्हें याद दिलाया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर उस नरभक्षी राक्षस को मारना है तो उन्हें आज रात ही कुछ करना होगा। फिर उसने दो बड़ी घूंट थूककर उन तीनों की तीसरी आंख खोल दी और उन्हें आगे का प्लान बनाने के लिए अपने पास बुलाया। तभी जेरी को अचानक कुछ याद आया और वो सीधा घर के अंदर भागा। उसे याद आया कि उस किताब में लिखा था कि उसके परदादा ने एक जादुई कीड़ा पाला था, शायद उसके जरिए वो लोग उन्हें ढूंढ सकते हैं। साइलेंस। किसी ने नहीं सोचा था कि वे सच में ग्रिफिन को बुला लेंगे। उसकी आंखों में गजब का रौब था, लेकिन साथ ही एक नरमी भी थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों भाई बहनों को लेकर आसमान के पार उड़ गया। वे घने जंगलों के ऊपर से उड़े और ऊंची बर्फीली घाटियों को पार करते हुए आखिर में एक जादुई सी जगह पर पहुंचे। ग्रिफिन के वहां अचानक आने से हवा वाली परियां घबरा गई और वे सब वहां से चली गई। इसके बाद एक आदमी धीरे से बाहर आया। वो कोई और नहीं बल्कि उनके परदादा आर्थर थे। उनके लिए 80 साल का समय एक दिन से भी कम लगा था। हवा में उड़ते हुए फूलों को देखकर आर्थर समझ गए कि ये हवा वाली परियों की कोई चाल है। उनका गाना समय को भटका सकता है। दोनों भाई बहन पहले ही उनके वश में आ चुके थे। उन्होंने तुरंत जेरी को अपने कान बंद करने को कहा और फिर वे दोनों झाड़ियों में छिप गए। जेरी के हाथ में वो किताब देखकर आर्थर की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन जब जेरी ने उसे खत्म करने की बात कही तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोले, इसे खत्म कर दूं? ये किताब ही मेरी जिंदगी है। जेरी ने कहा, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आपकी बेटी ने इस किताब की वजह से ही अपने पिता को खो दिया। आर्थर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इससे उनकी आने वाली पीढ़ी को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उन्होंने धीरे से किताब खोली तो देखा कि कवर के अंदर के पन्ने तो बदल दिए गए हैं। साफ था कि वो बौने अभी भी अपना वादा निभा रहे थे और किताब की हिफाजत कर रहे थे ताकि वो सुरक्षा घेरे से बाहर न जाए। जेरी ने अपने परदादा से साथ चलने की जिद की, लेकिन अब वो 100 साल से भी ज्यादा के हो चुके थे। अगर वो इंसानी दुनिया में जाते तो तुरंत उनकी जान चली जाती। जेरी पूरी तरह से निराश हो गया। उसने ग्रिफिन को बुलाया और उन पागल परियों के घेरे को तोड़कर वापस घर की तरफ निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और अनगिनत मेंढक वाले राक्षस वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने सुरक्षा घेरे के पास एक खास तरह की दवा छिड़क दी थी और बस चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तीनों भाई बहनों की धड़कनें तब और तेज हो गई जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ की कार भी धीरे धीरे उसी तरफ आ रही है। उन्होंने तुरंत कार को रोका। इससे पहले कि माँ उन्हें डांटती, बहन ने जोर से एक्सीलेटर दबाया और राक्षसों को कुचलते हुए कार को सुरक्षा घेरे के अंदर ले गई। साइमन जल्दी से पेड़ में रखे टमाटर वाले बम तैयार करने लगा। बहन भी घर में रखा सारा नमक ढूंढने चली गई। लेकिन बच्चों की इस अजीब सी हरकत को देखकर माँ बिल्कुल हैरान थी। जेरी के पास समझाने का समय नहीं था, इसलिए उसने एक जादुई चश्मा निकाला और माँ को खिड़की के बाहर खुद देखने को कहा। बाहर अनगिनत मेंढक वाले राक्षस अपनी खौफनाक आंखों से पुश्तैनी घर को घेरे हुए थे और हमले के लिए तैयार थे। आखिरकार माँ को बच्चों की बात पर यकीन हो गया। उन्होंने सारे दरवाजों और खिड़कियों को नमक से सील कर दिया और खिड़कियों पर सेंट जॉन घास भी टांग दी। सब कुछ करने के बाद पूरा परिवार दुश्मनों का सामना करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गया। जैसे ही पूरा चांद रात के आसमान में निकला, घर का सुरक्षा घेरा भी खत्म हो गया। मेंढक वाले राक्षस खुशी से अजीब आवाजें निकालते हुए पुश्तैनी घर की तरफ दौड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजों और खिड़कियों पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तब उन राक्षसों ने जमीन के नीचे से हमला करने का सोचा। इसके बाद घर के अंदर के फर्श एक एक करके उखड़ने लगे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वे नीचे की तरफ ध्यान देना भूल गए थे। वो मेंढक वाले राक्षस सच में बहुत ज्यादा थे। उनके बनाए हुए टमाटर वाले बम भी कम पड़ रहे थे। तभी साइमन तेजी से रसोई में गया और सबसे कहा कि वे जल्दी से छिपने की जगह ढूंढें। जब उन राक्षसों ने रसोई का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। तभी कैबिनेट में छिपे साइमन ने जमीन पर गिरे तेल में आग लगा दी। आग की लपटें सीधे ओवन तक पहुंची जिसके अंदर टमाटर की चटनी भरी थी और वो जोर से ब्लास्ट हो गई। धुआं छंटने के बाद सारे राक्षस हरे रंग के कीचड़ में बदल चुके थे। सब लोग कैबिनेट से बाहर निकले। पूरे घर में मची तबाही को देखकर उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। ठीक तभी मुख्य दरवाजे से कोई आवाज आई। एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। पापा ने बड़े हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ। बहुत दिनों बाद अपने पिता को देखकर भी जेरी ने समझदारी से गौर किया कि उनका ध्यान सिर्फ उस किताब पर ही था। उन्होंने अचानक पूछना शुरू किया, पिछली बार बात करते समय एक जरूरी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? जेरी अपने पिता की आंखों में लालच को साफ देख सकता था। ये असल में उसके पिता नहीं थे और वैसा ही हुआ। जब उस दुष्ट ने हथियार निकाला तो उस पर हरा खून लगा था। उसका चेहरा भी बदलने लगा और जल्द ही वो एक नरभक्षी राक्षस बन गया। जेरी किताब को गले से लगाकर अटारी के खुफिया कमरे में छिप गया, लेकिन वो दुश्मन भी एक खतरनाक सांप में बदल गया और बिना हथियार वाले जेरी को जकड़ लिया। गनीमत रही कि पास ही में मौजूद उस बौने ने समय पर आकर उससे लड़ना शुरू कर दिया, जिससे जेरी को खिड़की से भागने का मौका मिल गया। वो छत की तरफ चढ़ता रहा, लेकिन वो नरभक्षी राक्षस फिर से अपने
अपने असली रूप में आ गया और उस बॉनी की पकड़ से आजाद होकर घर को तोड़ते हुए बाहर निकला। वो धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा और उसे किनारे तक धकेल दिया। जेरी अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ बेलों को ही पकड़ पाया। ठीक तभी जेरी की नजर अचानक पेड़ पर बैठे हाव पर पड़ी और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो नरभक्षी राक्षस हवा में एक कौवा बन गया और किताब को कसकर पकड़कर घमंड के साथ दूर उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, एक सांप ने उसे झट से पकड़ लिया और एक ही झटके में उस केवे के हाथों से किताब छूट गई और इसी के साथ वो बड़ा खतरा आखिरकार टल गया। अगले दिन वे अपनी आंटी को नर्सिंग होम से वापस अपने पुश्तैनी घर ले आए। इस जानी पहचानी जगह और सालों बाद अपने बौने दोस्तों को देखकर उनके मन में अनगिनत यादें ताजा हो गई। ठीक तभी घर के बाहर से हवा के चलने और पत्तों के उड़ने की आवाज आने लगी। सबने उस आवाज की तरफ देखा। अनगिनत हवा वाली परियों के बीच आर्थर की परछाई धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही थी। सालों के प्यार और पछतावे के साथ वो लूसी के सामने आए और अब तक उनकी बेटी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे। दरअसल हवा वाली परियों को पता चल गया था कि वो नरभक्षी राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और इंसानी दुनिया पर से वो खतरा भी टल चुका है। इसलिए उन्होंने एक अपवाद के रूप में उन्हें वापस आकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत दे दी थी। अब जाकर आर्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस समय वो जादुई जीवों की खोज में इतने पागल हो गए थे कि अपनी ही बेटी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया था। मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि अगर मैं रुका तो मेरी सारी उम्र मुझ पर हावी हो जाएगी और मैं राख में बदल जाऊंगा। लूसी अब अपनी बाकी की जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती थी। उसने धीरे से अपने हाथों को यादों में बसे उन गर्म हाथों पर रखा। जैसे ही उनकी उंगलियां आपस में मिली, एक चमत्कार हुआ। लूसी की झुर्रियों वाली त्वचा धीरे धीरे जवा होने लगी और फिर से एक बच्चे की तरह कोमल और चमकदार हो गई। नजारा बदला और वो फिर से 6 साल की बच्ची बन गई, जिसकी चुलबुली 2 चोटियां थी और आंखें एकदम साफ और मासूम थी। आखिर में उन पिता और बेटी ने अपने जादुई सफर वाले परिवार को अलविदा कहा। हवा वाली परियों से घिरे हुए वे दोनों रोशनी की छोटी छोटी प्यारी किरणों में बदलकर आसमान में खो गए और एक साथ उस परियों की दुनिया में चले गए, जहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है और जहाँ हमेशा सुकून और शांति है। कोई कहता है कि द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स देखकर उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। उस पुराने घर में बना वो रहस्यमयी रास्ता जिसमें आज का वो राज छुपा था। वो जादुई किताब अलग अलग स्वभाव वाली परियों और राक्षसों ने मिलकर एक ऐसी कल्पनाओं से भरी जादुई दुनिया बनाई थी जिसने उस समय हम छोटे बच्चों को बहुत हैरान कर दिया था। जेरी का परिवार जो शुरू में एक दूसरे से लड़ताज करता था और एक दूसरे को समझता नहीं था, वो कैसे उस नरभक्षी राक्षस से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा हुआ। जादू से भरा ये अचानक आया संकट उनके बीच की दूरियां मिटाने और उन्हें एक करने की वजह बन गया। जो बात सबसे ज्यादा रुला देने वाली थी वो थी परदादा और आंटी का सालों बाद पिता बेटी के रूप में फिर से मिलना। आधी उम्र बीत जाने के बाद उनका वो गले मिलना परिवार के प्यार और उस पछतावे को गहराई से दिखा रहा था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन में जादुई दुनिया को लेकर जो हमारी चाहत होती है वो धीरे धीरे सच्चाई में बदल जाती है। अब हम ये नहीं मानते कि अलमारी के पीछे कोई और दुनिया छिपी है और ना ही हम ये उम्मीद करते हैं कि दीवार के कोने से किसी छोटी परी की आवाज आएगी, लेकिन परिवार का प्यार और बचपन की वो अनमोल यादें हमारे दिल में एक प्यारे से खजाने की तरह हमेशा बसी रहती है, जो गुजरते वक्त के साथ और भी चमकने लगती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं फैन श्वे हूँ। हम अगली बार फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।